हेलो फ्रेंड्स। आज आरएसएमएसएसबी ने सूचना सहायक का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सूचना सहायक सीधी भर्ती 2023 के नाम से। और यहाँ पे आप देख सकते हैं दिनांक है 16 जनवरी 2023, यानी आज के दिन ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पदों की संख्या अगर आप देखेंगे तो टोटल पद कितने 2730। अगर आपको ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है तो आप डायरेक्टली मेरे टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अन्यथा आपको क्या करना है, RSMSSB की वेबसाइट पे जाना है। वहाँ पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ ये जो दिख रहा है यहाँ पे क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन इट, सो आपके सामने क्या होगा, आपके सामने जितने भी लेटेस्ट न्यूज़ आई है उसमें आपका RSMSSB का जो आईए वाला लिंक है, ठीक है, इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट यानी फर्स्ट नंबर पे चल रहा है अभी, डिटेल्ड रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट, इस पर क्लिक करना है। वंस यू क्लिक ऑन इट, यहाँ पे आपको इस तरह की एक स्लाइड दिख जाएगी। यहाँ पे आपको क्लिक करना है डाउनलोड के ऑप्शन पे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह डाउनलोड हो जाएगा। तो आप इसको इस तरह डाउनलोड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डायरेक्टली डाउनलोड कर पाएंगे। सो अब इस नोटिफिकेशन में आपको क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले तो विज्ञप्ति क्या है, विज्ञप्ति का नाम है सूचना सहायक यानी इन्फॉर्मेटिक्स असिस्टेंट सीधी भर्ती 2023, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं कि अगर आप टीएसपी एरिया की बात करोगे, नॉन टीएसपी की बात करते हैं सबसे पहले तो 2415 यानी 2415, एंड टीएसपी में 315, ठीक है। तो टोटल है 2730। इसके बाद आपको इसमें ऑनलाइन जो है आपका फॉर्म भरवाया जाएगा। तो यहाँ पे आपको पूरी डिटेल्स दे रखी है, हाउ यू कैन अप्लाई फॉर दिस। तो सेम जैसा आपने अप्लाई किया है फॉर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर अगर आपने दी है तो सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस सिलेबस में है, डिफरेंस पैटर्न में है, वो मैं अभी डिस्कस करूँगा। अब हम आगे आते हैं, एसएसओ पे आपको लॉगिन करना है, वहाँ से आप जो है इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अभी देख लेते हैं इसका डेट क्या है। हाँ, वन थिंग यू शुड रिमेंबर कि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा बच्चों ने गलती की थी लास्ट टाइम, काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आए थे कि आपको अगर अगर आप नॉर्मल कैटेगरी में आते हैं तो आपको 450 रुपये पे करने हैं। आपको आपको अब 250 रुपये पे नहीं करने, ठीक है। आपको वो वाला ऑप्शन फिल नहीं करना कि आपकी आय जो है 2.5 लाख से कम है। अगर आपकी है तो ही आपको फिल करना है, अदरवाइज़ आपको 450 पे करने हैं। अदरवाइज़ नहीं तो क्या होता है कि बाद में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, आपको डिमांड ड्राफ्ट बना के RSMSS भी भेजना पड़ेगा जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त, तो काफ़ी सारे इशू होते हैं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। ये सबसे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बच्चे इसी में होते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसी में आती है कि 450 रुपये वाले पे टिक करना है, 250 वाले पे। तो अगर आप बिलोंग नहीं करते, 2.5 लाख से ऊपर आपकी इनकम है फैमिली की, देन आपको 450 रुपये ही पे करने हैं, 250 मत करना, ठीक है। अब हम आते हैं नीचे, यहाँ आपकी टोटल पोस्ट है तो आप देखिए सामान्य, ठीक है, 798 है। फिर आपकी सामान्य महिला के 229 है। फिर जो विडो है उसकी 91 है, ठीक है। परित्यक्तता की 22, ये आपकी जनरल कैटेगरी की है। तो काफ़ी सारी सीटें, मतलब आराम से अगर आपने ठीक ठाक तैयारी करी है कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तो आपके काफ़ी अच्छे चांस बनेंगे इसमें। फिर आपकी एससी की है, ठीक है, एसटी की है। तो एससी की कितनी है, 210 से सामान्य, महिला, फिर विधवा, ये आप अपनी कैटेगरी हिसाब से देख लेना। अब हम चलते हैं हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में भी सीटें हैं, काफ़ी ठीक ठाक सीटें हैं मतलब। और यहाँ तक कि उत्कृष्ट खिलाड़ी के लिए 48 सीटें, मतलब अच्छी खासी सीटें इस बार। अब हम आते हैं नीचे, तो यहाँ पे पूरा दे रखा है आपको सारा जो आरक्षण वगैरह का है पूरा सिस्टम। और ये आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, जो भी कैटेगरी में फॉल करते हो वो अच्छे से आपको ये पूरा रीड करना है ताकि बाद में इशू ना हो, ठीक है। जिन जिन खेलों के आरक्षण जो माने जाएंगे वो सारे खेल दे रखे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं, दिव्यांगजनों के प्रावधान हो गए, एंड यहाँ वेतनमान पे आते हैं सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पे आप दिख रहा है आपको ये फिफ्थ पॉइंट है वेतनमान। तो वेतनमान यहाँ पे मतलब पे मैट्रिक्स लेवल 8 है, 26,300 रुपये निर्धारित किया गया है वेतनमान, जो कि ठीक ठाक वेतनमान है,
ठीक है, अब हम नीचे आते हैं। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, तो यहाँ पे आपको देखो कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो बीटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं, कंप्यूटर अभियांत्रिकी एप्लीकेशन वाले, कंप्यूटर साइंस वाले तो लगभग सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू है ही नहीं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आपका कम्युनिकेशन वाले हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, पॉलीटेक्निक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें सब कुछ दे रखा है कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली जिन्होंने कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर दी है वो तो सभी अप्लाई कर पाएंगे, कोई भी इशू नहीं होने वाला। जिन्होंने रिसेंटली कंप्यूटर अनुदेशक परीक्षा में फॉर्म भरा था उन सबको कोई भी इशू नहीं होने वाला, वो सब एलिजिबल है। ठीक है, और वहाँ तो ए लेवल था, यहाँ पे आपको ओ लेवल भी एलिजिबल है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यहाँ एक चीज़ एक्स्ट्रा आती है, वो आती है आपकी टाइपिंग। ठीक है, तो टाइपिंग आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 20 WPM ये आपकी टाइपिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे शायद डेव वो बता देंगे वैसे, डेव LYS 010 ये आपका एक जो आपकी टाइपिंग है वो इसी फॉन्ट में होने वाली है, डेव LYS, जहाँ तक हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी इसी में हुई थी। तो एक बार इसमें प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, कि शुरू से ही आपको 5-10 मिनट रोज़ प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे टाइपिंग में बाहर होते हैं जिनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ओके, यहाँ पे फेज़ 2 का आपको बता दिया, टाइपिंग हिंदी इंग्लिश दोनों में होगी, राष्ट्रीयता वगैरह ये सब आप देख लेना। अब हम आगे चलते हैं। आयु आप देख लेना 40 ईयर्स है। ठीक है, वो सेम जो भी आपके, मतलब इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं है, जो आपके कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में थी सेम आयु रहेगी, सेम आपके लॉज हैं, कोई यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। अब आगे चलते आवेदन। सबसे पहले देखो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अलग से इन्होंने क्लॉज दे रखा है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। शासन के परिपत्र के अनुसार ये आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए। तो दोस्तों आप अभी ही बनवा लीजिए। ठीक है, अभी बनवा लीजिए। अभी आप, अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आपको अप्लाई कर देना है, जैसे ही मैरिज हो आपको मैरिज सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर देना है। बाद में इशू होता है इस चीज़ का, और इन्होंने इसके लिए क्लॉज नंबर 10 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है, तो मैरिज सर्टिफिकेट आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर आपकी मैरिज हो चुकी है तो आप फटाफट मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर बनवा लीजिए, उसमें आप डिले ना करें, क्योंकि बाद में इस चीज़ का इशू होता है। अब हम आते हैं डेट पे। तो यहाँ पे दे रखा है कि आप ई मित्र के थ्रू यहाँ पे, या फिर आप खुद के क्रेडिट कार्ड से भी या डेबिट कार्ड से भी जो है पेमेंट कर सकते हैं। और 27 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट होंगे। ठीक है, 27 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगे और 25 फरवरी 2023 तक ये चलेंगे। तो जल्दी से जल्दी आप फॉर्म, जैसे ही जनवरी में स्टार्ट हुई मैं बता दूंगा, आप फॉर्म भर लीजिएगा। फॉर्म कैसे भरना है उसका मैं पूरा डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आप वहाँ से देख के भर सकते हैं। अब यहाँ पे परीक्षा कब तक आयोजित हो सकती है, तो संभावित माह भी दिया गया है दोस्तों, जुलाई 2023 तक। ठीक है, तो रफली आपके पास कितने महीने हो गए, आपके पास लगभग 6 महीने के आसपास हो जाएंगे। ठीक है, 6-6.5 महीने आप आराम से मान के चलिए आपको मिलेंगे। लास्ट टाइम RSMS भी 2018 हुई थी, मुझे याद है वो मई में हुई थी, और 2000 जुलाई में JVVNL IE हुई थी। ठीक है, वो एग्जामिनेशन दोनों मैंने दी थी। तो उस टाइम मई में हुई थी, अभी जुलाई में कर रहे हैं, मतलब इसी मई जून जुलाई के आसपास ही IE के एग्ज़ाम्स आयोजित करते हैं लोग, तो मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में हो ही जाएगी। ठीक है, तो आपके पास रफली 6 महीने है, तो आपको उसी अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर वालों के लिए जिनका 1-2 नंबर से रहा है, बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत सारी वैकेंसी आई है, बहुत आराम से आप इसमें लग सकते हो। टाइपिंग प्रैक्टिस अच्छे से करनी है बस आपको। ओके, अब आगे आते हैं। अनापत्ति प्रमाण पत्र जो पहले से गवर्नमेंट जॉब में उनको बनवाना पड़ता है, ये आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं। नियुक्ति की योग्यताएं, ठीक है, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। योग्य कौन होगा, जिन्होंने पहले कोई चीटिंग कर रखी हो, इस तरह की चीज़ें लिख रखी है। ठीक है, या डाउरी वाउरी का ये सब चीज़ें लिख रखी है। ओके, अब आते हैं नीचे। सब अब सीधा हम चलते हैं सिलेबस पे। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। जो भी, जब फॉर्म भरूंगा मैं तो आपको पूरी ये डिटेल बता दूंगा कि आपकी फ़ोटोग्राफ कैसी होनी चाहिए, इसमें पूरा दे रखा है आपको। कई बार क्या है, लोग इसी वजह से भी उनके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, नवीनतम फ़ोटो होना चाहिए, फ़ोटो अच्छे से दिखना चाहिए, 50% एरिया कवर होना चाहिए, आपका बैकग्राउंड हल्का होना चाहिए, वाइट होना चाहिए। ठीक है,
वैसे रेड वेड सब चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, फ़ोटो अच्छे से दिखेगी तो वो चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं नीचे। ये एक चीज़ और आप देख लीजिए, कई लोगों को संशोधन भी करवाना होता है, तो ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर किसी को कुछ भी इशू है माता पिता के नाम में वगैरह, तो वो अभी संशोधन करवा ले, बाद का वेट ना करें। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 रुपीज़ का शुल्क देके आप संशोधन वगैरह करवा सकते हैं। तो ऐसे तो में अगर कोई भी इशू चल रहा हो, आप अभी उसको ठीक करवा लें। अब हम आते हैं नीचे, अब सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए, एक जो आपका 21, ठीक है, 21 पे आप आते हैं, तो यहाँ पे लिख रखा है सूचना सहायक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम व पाठ्यक्रम निम्नानुसार है। तो उन्होंने बहुत, मतलब आप देखेंगे सिलेबस बहुत ही, एक आप कह सकते हैं मैक्रो लेवल पे दिया है, बहुत बड़े बड़े अक्षर लिख दिया। ठीक है, योग्यता परीक्षण, इसको पूरा एलेबोरेट नहीं करा, खोल के नहीं बताया भाई क्या क्या टॉपिक हो सकते हैं, सीधा लिख दिया योग्यता परीक्षण। ठीक है, इसके बाद सूचना प्रौद्योगिकी लिख दी, इसमें सामान्य जानकारी। ठीक है, और आपको पता है ये वाला टॉपिक उसमें भी था, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी योग्यता परीक्षण वाला भी था। ठीक है, पर वहाँ पे काफ़ी खुल के दिया था। और लिख दिया कंप्यूटर के मूल सिद्धांत, बस ख़त्म, ये ख़त्म हो गया आपका। ठीक है, तो बहुत ही वेग तरीके से लिखा है, कुछ इसमें सिलेबस अच्छे से पूरा बताया नहीं है। लेकिन आप नीचे आओगे ना, तब आपको दिखेगा कि हाँ, इसमें भी देखो दोस्तों, सिलेबस उतना खोल के नहीं दिया, और आपको दिखेगा कि सिलेबस बहुत छोटा सा दिखेगा आपको, कि यार ये बस 1 2 3 4 5 6 7, ओनली 7 आपको दिखेंगे इसमें पॉइंट्स, और उसमें सिलेबस ख़त्म है आपका। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सिलेबस ठीक ठाक लेवल का है। लास्ट टाइम से मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस है, लास्ट टाइम के आईए में उतनी चीज़ें नहीं पूछी गई थी, बट इस बार आपने देखा कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का लेवल बहुत अच्छा खासा दिया है, तो आईए में भी थोड़ा बहुत ये लेवल मेंटेन करेंगे। ठीक है, ऑल्दो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर जितनी टफ एग्ज़ाम नहीं है ये, बट स्टिल इनको मुझे लगता है कि थोड़ा लेवल मेंटेन करके चलेंगे ही। आपको कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की जिनकी तैयारी अच्छी है वो कर पाएंगे इसको। अब देखिए यहाँ पे हिंदी इंग्लिश की टाइपिंग वो पहले बता दी इन्होंने। यहाँ पे आप आओगे, लिखित परीक्षा का पाठ्य विवरण, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया आपका, जनरल अवेयरनेस हो गई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, ये सब हो गए। प्रॉब्लम सॉल्विंग सेम है, वो डेटा इंटरप्रिटेशन DI, डेटा सफिशिएंसी, लॉजिकल रीजनिंग हो जाएगा, मेंटल एबिलिटी एंड एनालिटिकल रीजनिंग हो गई। ठीक है, जनरल नॉलेज हो गया, करंट अफेयर्स हो गए। अब रिलेटिंग टू इंडियन राजस्थान, इसमें इंडियन जीके भी आती है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आती है, पिछली बार भी इसमें इंडियन जीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। और इसमें देखिए आइए का, अगर आप 2018 का पेपर उठा के देखेंगे, तो वहाँ पे दिखेगा कि इसमें जो मेजर डेवलपमेंट ऑफ IT वाले फील्ड है ना, वहाँ पे ऐसे प्रश्न आए थे कि बताओ, एक क्वेश्चन मुझे अच्छे से याद है कि फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आइए 2018 के पेपर की बात कर रहा हूँ, इसी तरह के प्रश्न आए थे। तो करंट अफेयर्स भी जब आप पढ़ोगे ना, तो आपको IT वाले पढ़ने हैं कि कोई हेडक्वार्टर शिफ्ट हुआ है कहीं पे, एप्पल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कोई नई कंपनी है जो अचानक जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है, तो इन सब चीज़ों के हेडक्वार्टर्स वगैरह, इन सब चीज़ों की किसी का वैल्यूएशन, अभी जो है आपने सुना होगा एप्पल का वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा है। ठीक है, $1 ट्रिलियन क्रॉस हो गया, $2 ट्रिलियन, अभी $3 ट्रिलियन भी होने की कुछ बातें चल रही है। तो जिनका ऐसी कुछ न्यूज़ में आ रही है ना, जो बड़ी कंपनीज है IT वाली, ठीक है, उनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। सो बेसिकली करंट अफेयर्स में ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। बाकी मैं 2018 का बहुत ही माइन्यूट तरीके से, बहुत ही माइक्रो लेवल पे डिटेल डिस्कस करके बताऊंगा कि कहाँ से कौन से टॉपिक बनते हैं। ठीक है, और वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको सबसे पहले कवर कर लेना है। बाकी इसमें इसमें फंडामेंटल के क्वेश्चन बहुत सारे पूछते हैं। बेसिकली आपको पूछेंगे प्रिंटर के टाइप्स वगैरह। अभी आप देखिए B पॉइंट में इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। प्रिंटर कौन सा है, डॉट मैट्रिक्स डॉट मैट्रिक्स कौन सा होता है आपका, चेन प्रिंटर क्या होता है, ड्रम प्रिंटर क्या होता है, ठीक है, रिबन किस में यूज़ करते हैं, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस पूछ लेंगे, जॉयस्टिक क्या है, स्कैनर क्या है, ये सब पूछते हैं। तो देखिए अलग से टॉपिक दे रखा है, इसमें से आप मान के चलिए 10 नंबर के प्रश्न 100% आपके बनेंगे। 10 नंबर के प्रश्न आपके इसी टॉपिक से बन जाएंगे, इनपुट आउटपुट, पॉइंटिंग, स्कैनर, आपके जो आपके आते हैं जैसे MICR की फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन आते हैं, MICR क्या होता है, OCR क्या होता है, ठीक है, ओके, URL की फुल फॉर्म, दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है ये भी काफ़ी सारे पूछते हैं। तो ये आप ओवरव्यू वाले में कवर कर लेना।
बाकी मैं इसका पूरा डिटेल अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेबस का, तो कि आपको कौन सा पॉइंट किस तरह पढ़ना है, किस पॉइंट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, किस तरह की चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये एग्ज़ाम पहले भी हो चुका है तो एक आइडिया है पहले से कि किस तरह के प्रश्न आते हैं। ठीक है, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर टोटली एक आप कह सकते हैं फर्स्ट टाइम था एग्ज़ाम, तो कोई आइडिया था नहीं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इधर उधर हो गई, बट इसमें आप काफ़ी ज़्यादा गैस कर सकते हैं कि आपको किस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे। अब देखिए, मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका था कि ओएस तो हर जगह पूछा जाएगा। ठीक है, एमएस वर्ड ये छोड़ ही नहीं सकते, मतलब सूचना सहायक का सबसे ज़्यादा काम होगा एमएस ऑफिस पे। एमएस ऑफिस के अंदर कौन कौन से टूल आते हैं, आपका एमएस वर्ड आएगा, एमएस एक्सेल आएगा और एमएस पावर पॉइंट आएगा। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं ना, ये सबसे ज़्यादा सूचना सहायक इन्हीं पे काम करते हैं। एक्सेल बनाएंगे या एमएस वर्ड पे काम करेंगे या पावर पॉइंट बनाएंगे। ठीक है, तो ये एक तरह से जान है इसकी। तो ये सी पॉइंट, इसमें से भी आप मान के चलिए 15 से 20 नंबर के प्रश्न तक बन जाते हैं। इस सी पॉइंट है ना, अगर कोई सबसे इम्पोर्टेंट, मुझे अगर आप इसका पूरा इस पूरे पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट कोई पार्ट है ना, तो सी पॉइंट है, जिसमें आपका ओएस आएगा, आपके एमएस ऑफिस आएगा और ये डेटाबेस वाला पार्ट आ जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें डीबीएमएस दिख रहा है आपको, जिसमें एमएस एक्सेस के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप चाहो तो इसको स्टार मार्क कर सकते हो। अब हम आते हैं नीचे रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो इसमें बेसिकली इसमें एक ऐसे क्वेश्चन आते हैं कन्वर्जन वाले। ठीक है, कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो जो नंबर सिस्टम पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। बेसिकली ऐसे दो प्रश्न आपको मिलते ही मिलते हैं। लास्ट टाइम पे अराउंड 2 या 3 प्रश्न आए थे, मुझे अच्छे से याद है, जिसमें एक आपका वंस कॉम्प्लीमेंट का क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चन भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। डेटा प्रोसेसिंग, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइल्स एंड इट्स टाइप, ये देखो इसमें आप कितना ही पढ़ लो, अगर कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया तो किसी से नहीं होगा, क्योंकि फाइल्स में बहुत सारा होता है पढ़ने को। तो आप थोड़ा सा देख लेना, जैसे फाइल टाइप्स क्या क्या होती है। कई बार ऐसे पूछ लेते पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, डॉट के बाद जैसे आप जैसे आप किसी फाइल को सेव करते हो, तो उसके पीछे जो डॉट के बाद हम जो 3 वर्ड्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से, तो ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्यूमेंट सेव करना है तो डॉट डीओसी में करते हैं। ठीक है, एक्सेल वगैरह सेव करनी है उसका क्या होगा, पीपीटी सेव करते हैं तो डॉट पीपीटी बनती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी है। इसके बाद इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट टेक्नोलॉजी प्रोटोकॉल। ठीक है, लैन वैन मैन, एक क्वेश्चन रहता है शायद मैश टोपोलॉजी के ऊपर, तो टोपोलॉजी थोड़ा सा अच्छे से पढ़नी पड़ेगी आपको। लैन मैन वैन में से ज़्यादातर या तो ऐसा पूछा जाता है कि रेंज वाला क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेना है। अगर कोई अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो टोपोलॉजी से बनेगा, तो वो आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करनी पड़ेगी। सर्च इंजन में देखिए, इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा बताओ उनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको पता होना चाहिए, आपको जितने भी मार्केट में पॉपुलर सर्च इंजन है वो तो आपको पता होने ही चाहिए। तो इसी तरह के प्रश्न बनेंगे वहाँ पे कि या तो इस तरह बन जाएगा कि 4 ऑप्शन देके एक पूछ लेगा, या उसका रिवर्स बन जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वेब पब्लिशिंग, क्रिएशन, एनिमेशन में ज़्यादा कुछ खास क्वेश्चन बनते नहीं है। ग्राफिक्स में भी एक क्वेश्चन बनेगा, इससे ज़्यादा बनेगा नहीं। HTML थोड़ा इंपॉर्टेंट है, HTML आपको अच्छे से पढ़ना है। HTML के आपको पूछ सकते हैं, टैग्स वगैरह पूछते हैं, तो टैग्स वाले क्वेश्चन आते हैं तो वो आपको थोड़ा अच्छे से प्रिपेयर करने पड़ेंगे। ई कॉमर्स से पूछते हैं, 2-3 क्वेश्चन ई कॉमर्स से भी आते हैं, लेकिन देखिए ई कॉमर्स का कोई अंत नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। तो जिसमें जो कॉमन क्वेश्चन वो आप प्रिपेयर कर लेना, इसके पीछे ज़्यादा मत भागना, क्योंकि अगर बहुत ही कई बार ऐसे यूनिक क्वेश्चन पूछ लेते हैं जिसका आंसर नहीं पता होगा। तो बेसिकली आप HTML में अच्छा स्कोर कर सकते हो। इंटरनेट टेक्नोलॉजी, लैन वैन मैन, इसमें आप गेस कर सकते हो कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ई कॉमर्स कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वैसे तो ईजी आते हैं, लेकिन कोई एक यूनिक सा क्वेश्चन आ गया जो आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर पाओगे। तो HTML वाले आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो अच्छे से, तो HTML अच्छे से करना है। प्रोटोकॉल आप अच्छे से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, ये यहाँ भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। और ये मल्टीमीडिया ग्राफिक्स के पीछे ज़्यादा नहीं भागना। जो नॉर्मल दक्ष दक्ष अगर आपके पास बुक है तो उसका पढ़ लेना, उसमें से भी कवर हो जाएगा आपका। नहीं तो मैं 9, 10, 11, 12 की NCERT कराऊंगा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, उसको आप देख लेना, आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा मल्टीमीडिया ग्राफिक्स का, कोई ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। अब हम आते हैं सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी में तो आजकल ज़्यादा क्वेश्चन बनने लग गए हैं, और सिक्योरिटी में क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। जैसे आपको क्या पूछ लेंगे, आजकल तो एल्गोरिदम से भी, सिक्योरिटी में जो एल्गोरिदम्स होती है, एनक्रिप्शन वाली, डिक्रिप्शन वाली, इन सब से पूछते हैं SHA क्या है। ठीक है, ये सब चीज़ें बनती है, तो आपको थोड़ा सा सिक्योरिटी पे वायरस से एक क्वेश्चन जरूर बनता है,
या तो ये पूछ लेंगे वायरस मैलवेयर का डिफरेंस कोई पूछ लेंगे इसमें से कौन सा वायरस, पहला वायरस कौन सा था, इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो ये आपको वायरस, या फिर आपको पूछ लेंगे इन सब में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ वायरस, व्हाट इज़ ट्रोजन हॉर्स क्या होता है। ठीक है, आजकल वो रूट किट वाला एक क्वेश्चन आया था, अभी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में भी शायद आया था एक क्वेश्चन ऐसा ही, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इस तरह के प्रश्न आपको थोड़ा इनकी सबकी डेफिनेशन याद करनी है। मैंने एक वायरस का एक बहुत ही डिटेल्ड वीडियो बना रखा है, आप वो देख लो, आपका सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन टू फायरवॉल्स एंड ऑल, ये सब सिक्योरिटी वाले ही है। आपको एक क्वेश्चन ये भी आया था, असिमेट्रिक और सिमेट्रिक क्या होते हैं। ठीक है, आपको पता है सिमेट्रिक और असिमेट्रिक कीज़ होती हैं, सिक्योरिटी में काम आती है, तो वो कीज़ क्या होती है, तो वो सब इस तरह के प्रश्न आपको प्रिपेयर करना है। बात में आता है एल्गोरिथम में, ये पार्ट देखो बहुत ही टीडियस पार्ट है, बहुत ही लंबा पोर्शन है, क्योंकि इसमें आपको सारी चीज़ें पूछ एल्गोरिथम। अब एक्चुअली इन्होंने तो एक वर्ड लिख दिया एल्गोरिथम बहुत, आप देखोगे कंप्यूटर साइंस में हज़ार पेज की किताबें आती है, लेकिन आपको स्पेसिफिक पढ़ना है। सी में इसमें कोई डीप इतना नहीं पूछेंगे, अगर कोई प्रोग्रामिंग का एक क्वेश्चन डाल दे तो वो भी ईजी सा ही होता है। वैसे अगर आपको थोड़ा सा भी सी की नॉलेज है कि फंक्शन इसमें कैसे काम करते हैं, ठीक है, तो आप आराम से कर पाओगे। ज़्यादातर एक फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, और एक सी में ये पूछते हैं सबसे ज़्यादा क्या पूछा जाता है, एक आपके जो भी कीवर्ड्स है उससे एक प्रश्न बनता है। सी में 32 कीवर्ड होते हैं अपने, तो 32 कीवर्ड्स में से कोई एक कीवर्ड्स, 3 कीवर्ड दे देंगे, एक नहीं होगा तो उसमें पूछ लेंगे बताओ ये कीवर्ड सी लैंग्वेज में एग्जिस्ट करता है नहीं करता है, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। ऊप्स के हमेशा ही ऊप्स में उनका काफ़ी ज़्यादा फोकस रहता है, तो ऊप्स में किस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, ये आपके इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। इनहेरिटेंस पे फोकस रहता है उसमें, ऊप्स में ज़्यादातर, तो उसमें भी मल्टीपल, जैसे मल्टी लेवल होता है, मल्टीपल होता है, तो इस तरह के ऊप्स के प्रश्न आपको प्रिपेयर करने हैं। वो मैं सारा डिटेल में ऑलरेडी करा भी चुका हूँ, वैसे आप देख सकते हैं मेरी जो प्रीवियस वीडियोज़ है। बाकी मैं न्यूली वीडियोज़ बना दूंगा, इसमें पूरा डिटेल में आपको कवर करा दूंगा सारे MCQs के साथ, तो आपको कोई इशू नहीं होगा इसमें। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, IDEs होती है जो आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपके कोडिंग में काम आते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में थोड़ा सा आपको याद होना चाहिए। और देखिए सिलेबस पूरा का पूरा वैसा का वैसा ही, अगर आप 2018 से कंपेयर करोगे ना, बहुत ही माइन्यूट आपको डिफरेंस दिखेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा। तो ये IE का सिलेबस उन्होंने कोई चेंज नहीं किया, सेम वैसा ही है। ठीक है, सबसे मेन जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है जो कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में नहीं था, वो है टाइपिंग। ठीक है, टाइपिंग वो चीज़ है जो अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे रह जाते हैं। इवन मैं भी 2018 में मेरा सब कुछ क्लियर था, टाइपिंग की वजह से रह गया था। सो टाइपिंग आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है दोस्तों। लास्ट टाइम पे आप अगर सोचोगे 15-20 दिन में नहीं होती, आपको कम से कम 1-2 महीना, 1-2 घंटे रेगुलर टाइपिंग करनी पड़ेगी, या आप अभी से स्टार्ट कर दो। यू कैन गिव 10 मिनट्स पर डे और आप अच्छी खासी स्पीड पे पहुंच जाओगे लास्ट तक। तो टाइपिंग को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। अब ये नोट अच्छे से पढ़ लेना। अब आपको पता है, देखो ये 40% का क्राइटेरिया वैसे बहुत ज़्यादा दुखी कर चुका है बच्चों को, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में काफ़ी सारी सीटें खाली रह गई। यहाँ पे ऐसा कुछ होगा नहीं, एक ही पेपर लगेगा। ठीक है, पेपर की स्कीम क्या होगी, 100 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, 150 प्रश्न होंगे, ऐसा ही हुआ था पिछली बार। मतलब एक क्वेश्चन 0.75 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो बड़ा अजीब सा थोड़ा बना रखा है इन्होंने। तो यहाँ पे आपको लगभग कितने प्रश्न सही करने हैं, अगर अब वो उस पर डिपेंड करेगा। अब थोड़ा सा और मैं बता दूंगा आपको कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। सो नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती है, जैसे लास्ट टाइम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो आई गेस 97-98 क्वेश्चन सही करने पे कट ऑफ चली गई थी। लेकिन इस बार आप मान के चलिए कट ऑफ 120 क्वेश्चंस तक जाएगी, अगर नेगेटिव मार्किंग होगी तो भी, नहीं होगी तो 130 तक भी जा सकती है। बट ये पेपर पे डिपेंड करेगा। पेपर अगर उतना ईजी आ जाता है जितना 2018 का था, 2018 में पेपर काफ़ी ईजी आया था, आप देखोगे पेपर ईजी था। सो उस पर डिपेंड करेगा। बाकी मैं इसका पूरा डिटेल अलग से एक पूरा वीडियो बनाऊंगा डेडिकेटेड, कि कौन से पोर्शन पे आपको कितना ध्यान देना है। आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए इसकी तैयारी, बहुत अच्छी वैकेंसी है, बहुत सारे पद आए हैं इस बार, पिछली बार इतने नहीं थे। ठीक है, सो अगर कोई इशू हो तो आप पूछ लीजिएगा। बाकी मैं एक इसका पूरा सिलेबस का डिटेल वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और 2018 से और 2013 वाले पेपर से भी कंपैरिजन करते हुए बनाऊंगा कि कौन से टॉपिक में कितने प्रश्न पूछे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।